हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को भास्कर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को पिछले नोटिफिकेशन में सूचना में आप लोगों को बताया था भास्कर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में तैयारी का शुरू किया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम लोग पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करूँगा कि आप लोग को ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। इस टॉपिक में आज सबसे पहले हम लोग इतिहास की शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं इतिहास के बारे में पहले हम लोग वर्णन करते हैं इतिहास है क्या। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इति अर्थात बीता हुआ, हास का अर्थ होता है कथा अर्थात बीती हुई कहानियों का अध्ययन। इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज इस रूप में परिभाषा बोलेंगे कि वैसी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीते हुए घटनाओं का कालानुक्रम तरीकों से अध्ययन किया जाए वही इतिहास है। जो भी भविष्य में घटनाएं घटित हैं उनको काल वाइज यानी सीक्वेंस वाइज जो अध्ययन करते हैं वही कहलाता है हम लोगों का इतिहास। अब दूसरी बात आता है यहाँ कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, यानी इतिहास को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल किया गया है। तो इतिहास पढ़ने का मूल कारण अगर समझा जाए तो यह है हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को मुख्य धारा में लाते हुए वर्तमान समय को और सुदृढ़ बनाना, उसको चिंतन योग्य बनाना, उस संस्कृति के माध्यम से अपने वर्तमान परिदृश्य को और बेहतर बनाने का प्रयास करना, ये हमारा मूल उद्देश्य होता है इतिहास पढ़ने का। नेक्स्ट आइए तीसरा पॉइंट जो आता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। इन स्रोतों को हम लोग एक चार्ट वाइज अध्ययन किए हैं, उसको यहाँ पर हम लोग दिखाया गया है। इस चार्ट के माध्यम से मैं बेसिक रूप से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको एक जानकारी जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक है उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है, इन स्रोतों को इस चार्ट में दिखाया गया है। मैं एक एक करके इन लोग इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और जब चैप्टर वाइज अध्ययन शुरू होगा हम लोगों को तो ये सारे चीज़ें वहाँ पर आएंगी। इतिहास के स्रोत में मुख्यतः 3 स्रोत हैं। एक स्रोत पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्य का मतलब समझते हैं प्राचीन लोगों के द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तकें, उनके वृत्तांत, वर्तमान समय की जो घटनाएं थी, जो परिवेश था, जो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था, उनको पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों में संयोजित किया गया है, उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। दूसरा है यात्रा वृत्तांत। आप लोगों को जानकारी हो कि बहुत से विदेशी यात्री भी भारत की यात्रा पर पहुँचे। उन्होंने तत्काल समय के समाज को देखा, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, उनकी संस्कृति को, उनके सामाजिक वर्गीकरण को देखा और उस पर अपनी राय व्यक्त की, उसको पुस्तकों के माध्यम से संयोजित किया, तो हो गया यात्रा वृत्तांत। और तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत, अर्थात जिन स्थानों पर प्राचीन लोग रहते थे, जब उस स्थान से उनका निर्वासन हो गया या कहीं कि वहाँ की संस्कृति समाप्त हो गई किसी कारण से, तो जमीन के नीचे दब गए, उन पर टीलों का निर्माण हुआ। बाद में उनकी जब खुदाई हुई तो खुदाई से वो अवशेष मिले, तो उन अवशेषों के आधार पर भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि कितने पुराने हैं, उस पुराने समय में कैसे मकानों में रहते थे, उनका भोजन किस चीज़ में बनता था, किन किन फसलों के बारे में उनको जानकारी थी, उनका क्या बोलते हैं रास्ते किस प्रकार के थे, सभाएं कैसी होती थीं, साथ साथ उनमें मुद्रा क्या था, मुद्रा में किन चीज़ अंकित हैं ताकि ये पता चल सके कि उस समय किन किन धर्म में लिपियों की जानकारी थी, स्मारक भवन, ये सारे चीज़ पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आइए साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों मुनियों द्वारा रचित पुस्तकें, जिनमें मुख्य रूप से वेद को हम लोग जानते हैं, पुराण को जानते हैं, उपनिषद को जानते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। और दूसरा है ब्राह्मणेतर,
जब ब्राह्मण समाज में कुछ रूढ़िवादिताएँ भरी, साथ साथ वर्तमान समाज के उनके जो काफ़ी कठोर नियम थे, तो कुछ ऐसे वर्ग का भी उदय हुआ जो ब्राह्मण की विचारधारा से हट करके अपनी विचारधारा को विकसित किया, और दो नए धर्मों का मुख्य रूप से उदय हुआ था जिसमें बौद्ध और जैन थे। उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथ रचना किए जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उनमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में मुख्य रूप से वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, रामायण, महाभारत इत्यादि आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में मैंने अभी बताया बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध धर्म के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ, और जैन लोगों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ में आता है। ये हो गया हमको साहित्यिक स्रोत। जब हम लोग उसका चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाता है हम लोगों का वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे, अरण्यक के बारे में जानेंगे। वो सारा डिटेल से आप लोगों को सीक्वेंस वाइज बताया जाएगा। दूसरा है यात्रा वृत्तांत। अभी हमने बताया कि बहुत से यात्री जो भारत देश की यात्रा पर आए थे, उन्होंने पहुंचने के बाद वर्तमान समय की जो समाज थी, संस्कृति थी, उसका वर्णन किया है। उनमें मुख्यतः 3 यात्रियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। रोमन यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। ऐसे तिब्बती लेखक भी हैं, जैसे में आ जाते हैं आपको तारकनाथ। तो वैसे भी हैं, लेकिन इसमें इंक्लूड कर देंगे, वो अलग स्पेसिफिक रूप से उसका नहीं है। रोमन यूनानी लेखकों में टेसियस है, हेरोडोटस हैं, प्लिनी हैं, टॉलमी हैं, फिर सिकंदर के साथ आए हुए निरियाकस, अनेसिक्रीटस इत्यादि जो हैं, जो कि सिकंदर के टाइम में ये दोनों आए थे। हेरोडोटस के बारे में आप लोगों को जानकारी है, इतिहास का जिनको पिता कहा जाता है। तो इन सारे लेखकों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। साथ साथ ये भी बता दें कि इनके माध्यम से वो समाज को कैसा बताया, जब जिस टाइम में ये आए उस समय समाज हमारा कैसा था, किस रूप में लोग रह रहे थे, उनकी जानकारी जो दी है वो सब भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में वेनसोंग हैं, फाहियान हैं, इत्सिंग हैं। इनकी जानकारी हम लोग लेंगे। इनके बारे में सामाजिक वर्गीकरण की इनकी विचारधारा को देखेंगे। उसके बाद अरबी लेखकों में अलबरूनी, फिरदौसी, सुलेमान, इब्न बतूता, फरूखी, इन सारे लेखकों के बारे में जिन्होंने मुख्य रूप से अरब आक्रमण के कालानुक्रम वर्णन किया है, उन समय में भारतीय समाज का चित्रण किया है, उनकी संस्कृति को दर्शाया है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आ जाता है तीसरा, पुरातात्विक स्रोत। अभी मैंने बताया कि बहुत से ऐसे स्थल भारत भर में, पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पूरे खुदाई के पश्चात बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं जो प्राचीन कालिक समय के समाज का चित्रण करते हैं, उनकी स्थितियों को दर्शाते हैं। उनमें अभिलेख हैं। आप लोगों को पता हो, अशोक पहला शासक भारत का था जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की। तो इनके द्वारा लिखे गए अभिलेखों का चित्रण हम लोग देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद मुद्राएं, जो सिक्के प्रसिद्ध करते थे विभिन्न शासकों द्वारा, उस पर अंकित मुद्राएं, साथ साथ ये भी पता चलता था कि कितने वर्ष पूर्व के हैं, किन देवी देवताओं को उसमें प्रधानता है, इन चीज़ के बारे में मुद्रा से। स्मारक एवं भवन, जैसे हड़प्पा काल में देखिए, हड़प्पा से स्नानागार, अन्नागार, हवन कुंड इत्यादि जो प्राप्त जहाँ जहाँ से हुए हैं, वो भी हमारे प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। इसके अलावा मूर्ति एवं चित्रकलाएँ भी जो है वो प्राचीन ऐतिहासिक चित्रण करती है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम लोग इतिहास जानने की स्रोत जान रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से कि इतिहास का वर्णन संक्षेप में बताएंगे कि इतिहास को किस हिसाब से पार्ट वाइज डिफाइन किया गया है, बांटा गया है, और उसी से हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम लोग इतिहास के विभाजन पर चर्चा करेंगे। इतिहास को कैसे कैसे कालखंडों में बांटा गया है, और उसी के अनुसार हम लोग जब पढ़ाई करेंगे इसको तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? वैसा इतिहास जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसका कोई लिखित विवरण हमें नहीं मिलता है, वैसे इतिहास को हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक। सिर्फ अवशेष मिले हैं, उन पे कुछ लिखे हुए नहीं हैं। जैसे प्राचीन काल में जो आदि मानव था उसके अवशेष तो मिले हैं, लेकिन लिखित कोई वर्णन इसका नहीं मिलता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लिखित वर्णन मिला है, परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। यानी कि उसमें लिखित मिले हैं, जैसे अभी तक हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां मिली हैं उसमें लिखावट है, परंतु उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आप लोग पढ़े होंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात लिपि है, यानी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है कि क्या लिखा हुआ है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी इसमें जिसका लिखित वर्णन हमको प्राप्त है, उसको लिखित रूप से हमको पुस्तक के माध्यम से हो चाहे उनकी लिपियों को हम पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो देखिए इतिहास का 3 प्रकार से विभाजन किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा से हम लोग 3 भाग में यहाँ पर भी बांट देते हैं। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नवपाषाण काल। लगभग प्राचीन जब से मानव विकसित हुआ है उस टाइम से लेकर के 9000 या 10,000 भी कहीं के डेट देता है। मैं जब उस पर चर्चा करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि कुछ इतिहासकारों द्वारा क्या तिथि दिया गया उस पर चर्चा करेंगे। कॉमन हम लोग समझ लेते हैं कि अज्ञात टाइम यानी जब से मानव के बारे में जानकारी मिली है तब से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक के जो काल होता है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। फिर 9000 से 4000 तक का जो टाइम आता है उसको मध्य पाषाण काल में रखते हैं, और 4000 के बाद इधर जो काल आता है उसको हम लोग नवपाषाण की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण का भी 3 डिवाइडेशन है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग विभाजन देख रहे हैं तो हम लोग इतना अभी फिलहाल जानते हैं। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित विवरण तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो इसमें आती हैं 2 चीज़ें, एक है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आप लोग भी सुने होंगे, जानते होंगे उसके बारे में। उसके बाद है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता को भी 2 भाग में बांट देते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में क्या है तो 1400 से 600 ईस्वी तक का टाइम, 1000 तक का जो टाइम आ जाएगा उसमें हम लोग इसको बांटेंगे, और 1000 से 600 तक का जो टाइम आएगा वो उसमें उत्तर वैदिक में रखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ वैदिक सभ्यता के यहाँ पर 2 भाग होंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग लिखित रूप से विवरण भी है, अवशेष भी मिले हैं, सारे चीज़ की जानकारी हमको है। इसको हम लोग अध्ययन के लिए 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए उसी का संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इन 3 चीज़ों की चर्चा 3 भाग में इसको हम लोग बांटे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम में भारतीय इतिहास से चल रहे थे उस टाइम में विदेश के इतिहास में भी घटनाएं हो रही थी, लेकिन हम लोग भारतीय इतिहास के परिक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ डिवाइडेशन किए हैं। तो ऐतिहासिक काल का 3 भाग हो गया, कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यानी कि उत्तर वैदिक काल यानी कि 600 के बाद का जो टाइम आया उसके बाद जो आया हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में आ गए। इसको हम लोग भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत की शुरुआत होती है महाजनपद से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम है वो हम लोगों को आ जाता है महाजनपद काल में। उसके बाद आता है मगध साम्राज्य।
मगध के बाद फिर मौर्य, मौर्य के बाद के समाज को हम लोग होते हैं मौर्योत्तर, उसके बाद आया गुप्त और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर। ये हमको प्राचीन भारत में देखने को मिलता है। फिर आते हैं मध्यकालीन भारत पर। मध्यकालीन भारत को हम लोग यहाँ पर दो भाग में बांट देते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का यहाँ पर डिवाइडेशन जो करते हैं वो पूरे भारत का जो नक्शा हम लोग जनरली देख रहे हैं इस प्रकार से, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं उत्तर का भारत, ये एरिया को ले लेते हैं, दक्कन क्षेत्र और इस साउथ इंडिया, ये तीनों को हम लोग बांटते हैं। तो उत्तर भारत में हम लोग क्या देखते हैं, तो राजपूत वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर गुर्जर लिखना छूट गया है, उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा है दक्कन यानी मध्य भारत इलाका, इसमें चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। तीसरा है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में चेर, पांडे, चोल और एक शाही चोल। चोल का जब इतिहास आपको पढ़ेगा तो दो टाइम में देखने को मिलता है, एक 800-900 ईस्वी में उधर देखने को मिलेगा और एक उससे पूर्व भी मिलता है। तो ये तीन पार्ट आपको यहाँ पर है हम लोगों को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत। उत्तर मध्यकाल में भी हम लोगों को यहाँ पर तीन भाग आता है, क्या क्या, तो उत्तर भारत में कौन कौन आएंगे, तो दिल्ली सल्तनत आएगा, चौहान आएंगे और मुगल आएंगे। उसके बाद दक्कन का क्षेत्र, दक्कन के क्षेत्र में दो भाग हैं मध्य वाला इलाका में, विजयनगर जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को एग्जाम में बराबर इससे क्वेश्चन आता है, और बहमनी वंश। उसके बाद दक्षिण भारत की चर्चा करें तो दक्षिण भारत के चार वंशों के बारे में चार भाग में पढ़ना है, चेर, देवगिरी, वारंगल और होयसल। ये हमारा पूरा मध्यकालीन भारत का बंटवारा हुआ, इसमें हम लोग ऐसे अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत, आधुनिक भारत को भी हम लोग उसी प्रकार से डिवाइड जैसे ऐसे हुआ है उसी टाइप से डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें मुख्य पुर्तगाल, डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांस। उसके बाद आता है उत्तरोत्तर मुगल, यानी कि मुगल जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ उसके बाद मुगल वंश की जो स्थिति हुई पतन की ओर कगार पर बढ़ा और भारत में कुछ छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरोत्तर मुगल के बाद अंग्रेजों की भारत विजय, इसकी चर्चा करेंगे, यानी अंग्रेज फिर कैसे भारत में पैठ बनाए, मुगल का पतन हुआ, मराठा साम्राज्य भी जब उनके क्या बोलते हैं जब उनका भी पतन हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उसके बाद अंग्रेजों की जो विजय गाथा वहाँ से शुरू हुई उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, बंगाल का युद्ध, बंगाल में दो युद्ध आप लोग की जानकारी में होगा, एक पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। उसके बाद मैसूर की लड़ाइयाँ, तीन युद्ध जानबे करते हैं, आंग्ल मैसूर, चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उनके बारे में, मराठों का कैसे पतन हुआ, अंग्रेज उनको गिरफ्त में कैसे लिए, पंजाब का फिर विलय। इन चार टॉपिक को हम लोग 5 टॉपिक की यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है दास्ता का बंधन एवं प्रतिक्रिया, यानी कि जब इन साम्राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो हमारे ऊपर उन्होंने कैसे दास्ता शुरू की, हमारा शोषण कैसे शुरू किया, जिनमें सामाजिक धार्मिक दास्ता का बंधन में मुख्य रूप से देखेंगे कि सामाजिक शोषण हमारा कैसे हुआ, आर्थिक रूप से कैसे शोषण किए, धार्मिक रूप से कैसे हम लोगों को शोषित करने का प्रयास किया, और साथ साथ इसकी प्रतिक्रिया को भी देखेंगे कि जब इन पर हम पर शोषण हो रहा था तो हमारे समाज के कुछ वर्ग थे जो इसका विरोध किए, किस प्रकार से विरोध को उठाया, उसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है जिसमें मुख्य रूप से इसी में 1857 का विद्रोह की चर्चा भी हम लोग करेंगे। राष्ट्रवादी जागरण, यानी कि जब इस दास्ता के बंधन में हम जकड़े हुए थे तो इसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, कैसे शुरू हुआ उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से, यानी कहिए तो 1857 से 1885 तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम,
इसका भी टॉपिक विभाजन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको नहीं ज़्यादा किए हैं। इसका स्वतंत्रता संग्राम रखेंगे एक टॉपिक और उसी पे चर्चा करेंगे, जिसमें 1885 से 1947 तक, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत 1947 के बाद भी क्या स्थितियाँ रही, कैसे कुछ आंदोलन हुए, जैसे राज्यों के गठन के लिए, भाषाओं की मांग के लिए, जो उसके अतिरिक्त देशी राज्यों का विलय के लिए, कांग्रेस कश्मीर की समस्या, इन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं और पढ़ेंगे कैसे, उसकी जानकारी ले लेते हैं। इस टॉपिक को आप लोग रखिएगा और एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर चर्चा जब करेंगे तो सारी चीज़ों की जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक वैसा इतिहास जिसका हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक जिसका लिखित विवरण तो मिला परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण भी है और साक्ष्य भी तो मिले ही हैं। साक्ष्य तो ये तीनों में मिले हैं, लेकिन लिखित विवरण के आधार पर समझिए कि यहाँ 3 पार्ट हो गए। प्रागैतिहासिक का 3 भाग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ऐतिहासिक का 2 भाग, सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 पार्ट में बटा गया। कौन कौन? तो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक। उसके बाद ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांट दें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को यहाँ पर हम लोग 4-5 भाग में बांट रहे हैं। महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर। उसके बाद मध्यकाल को 2 पार्ट है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम लोग जनरली देखेंगे 1200 ईस्वी तक का टाइम देखेंगे, जिनमें आ जाते हैं उत्तर भारत में राजपूत, पाल, प्रतिहार, दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल। उत्तर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल। दक्कन में आएंगे तो विजयनगर और बहमनी, और दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो चेर हैं, देवगिरी के यादव हैं, वरंगल हैं, होयसल, द्वारसमुद्र। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और आधुनिक भारत में, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और परीक्षा में अगर इतिहास है तो आधुनिक भारत से तो पूछना ही पूछना है। इसलिए सबसे ज़रूरी, चाहे कोई भी प्रतियोगिता में अगर इतिहास टॉपिक आ जाए तो समझ जाए कि इससे क्वेश्चन हमको 100% आना है। इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरह से मजबूत कीजिए। अगर आपको हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको आधुनिक भारत से ही देखने को मिल जाएंगे। इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उत्तरोत्तर मुगल, मुगल के बाद की स्थिति, अंग्रेज की भारत विजय, दास्ता बंधन और उसकी प्रतिक्रिया, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की स्थिति। चलिए, तब तक के लिए मैं आप लोग को यहीं पर रोकता हूँ। अगले दिन से हमारा एक एक टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।